हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको लेवल 6 के शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था 9 मई को, उसके मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हम आपको लेवल 6 और लेवल 4 का जो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था उन सभी के रीजनिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलेगी। और सब्सक्राइब करने से ये भी फ़ायदा है, आगे जितने भी अब पेपर बचे हुए हैं उनको भी हम सॉल्व कराते रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलेगा। अब आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का एग्ज़ाम जो होगा उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का पेपर अब टीसीएस ले रही है। टीसीएस अपना थोड़ा पैटर्न आपको चेंज कर ली है। पिछले बार के अपेक्षा देखोगे तो इस बार पैटर्न काफ़ी चेंज है और आपके क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी ठीक ठाक रहा है। तो टाइम बर्बाद न करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब आ चुकी है, सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। और फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु का आधार त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर है के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार हम आपको बता देते हैं। जैसे पूरा ठोस गोला है, अंदर से भरा हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और यही गोला जो अर्धगोला हो जाता है, बीच से काट दिया जाए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। और यहीं अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु जो होता है, आप जिसमें आइसक्रीम खाते हो, ठीक, यहाँ पे उल्टा रखा जाता है। तो यहाँ पे नीचे वाले का जो एरिया होता है, ये टोटल क्या होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। ऊपर वाले का एरिया कितना होता है, πrl। यहाँ तक आपको पता है। अगर संपूर्ण गोला है, यहाँ पे देखिए संपूर्ण गोला है, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो ये हो जाएगा आपका 4πr²। किसके बराबर हो जाएगा, πr+l। ठीक, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 4 × r। तो 4r की वैल्यू कितनी है, 3√2। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होगी, 3√2 + l। तो l की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 × 3 = 12, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9, 9√2। आपको तिर्यक ऊंचाई मिल गई है 9√2। r की वैल्यू आपको पता है, तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको ये शंकु होता है, तो यहाँ पे r आपको पता है, h आपको निकालना है, l भी आपको पता है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। h² किसके बराबर हो जाएगा, l² मतलब कि 9√2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, √2 का स्क्वायर 2, में से r² घटा दोगे, 3√2 मतलब कि 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18। ये आपका 81 दूनी 162, में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 144। तो h² किसके बराबर हो जाएगा, 144। तो h का मान हो जाएगा √144। √144 की वैल्यू कितनी होती है, 12। h आपका 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर लंबाई है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन आपका पाइप और टंकी वाला है। पाइप एक किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। अच्छी बात है, तो पूरा टंकी कितने घंटे में, 8 घंटे में भरेगा। 50% 4 घंटे में, तो पूरी टंकी 8 घंटे में। पाइप भी उस टंकी को 12 घंटे में भर लेती है। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, एलसीएम 120, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। अब इसके बाद बोला, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में पूर्ण रूप से भरा जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, जितना इजी क्वेश्चन है उतना तेज इसको कैलकुलेट करिए और यहाँ से आप टाइम बचाइए। तो 120 बटे कितना आप करोगे, 15 10 कितना हो गया, 25। 25 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 4 बार में, 25 चौके 100, फिर बचेगा 2, फिर दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा दोगे, 25 × 8 = 200, 4.8 घंटा। यहाँ पे आपको दिया है घंटा और मिनट में, तो घंटा से मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो 4.8 घंटा को आप घंटा और मिनट में कैसे करोगे, तो 4 घंटा तो पता ही है, इंटू 0.8 में अगर आप 60 का गुणा कर दोगे तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। तो 4 आवर इंटू और 0.8 कितना हो जाएगा, 8 × 48, 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट उसको टोटल समय लगेगा। ये देखिए 4 घंटा 48 मिनट समय लगा है। तो जिस क्वेश्चन में तेज़ी से करना होगा वहाँ पे हम तेज़ करेंगे, जहाँ टाइम देना होगा वहाँ पे हम आपको टाइम भी देंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, a + b का वह अधिकतम मान। यहीं पे आप ध्यान रखिए, अधिकतम मान आपको निकालना है a और b का।
तो यहाँ कोई न्यूनतम मान नहीं चलेगा। ए और बी का अधिकतम मान, जिसके लिए 8 अंक की संख्या दी है आपको, 15 से विभाज्य हो जाए। तो 15 से कोई संख्या तब विभाज्य होगी यदि 5 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए। 5 का कंडीशन क्या होता है, उसके यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आना चाहिए। आपको बी का मैक्सिमम मान पूछा है और बी ही आपके आपके यूनिट डिजिट पे है। सबसे अगर आखिरी में देखोगे तो बी है, तो बी का मान यहीं से हमको मालूम चलेगा क्या है, अधिकतम 5 हो सकता है। और कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होगी, जब उसका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो अगर इसका सम करेंगे 4 4 5 9 2 11 11 3 14 6 20, तो ये हो जाएगा 20a प्लस बी। ठीक है, ये 3 से कब डिवाइड होगा, जब टोटल इसका सम जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाए। तो b की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है कितना है, 5। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, 25 प्लस a। ठीक, इतना आप लिख सकते हो। 25 प्लस a का आप निकालना है, a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो 25 के बाद कौन सी संख्या आपका 3 से डिवाइड होती है, वो है 27। फिर इसके बाद होता है 30, फिर होता है 33, फिर होता है 36। अगर a की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, a की यहाँ पे वैल्यू 2 रखोगे तो 27 आ जाएगा, a की वैल्यू 5 रखोगे तो आपका 30 आ जाएगा, a की वैल्यू 8 रखोगे तो आपका आ जाएगा 33। 25 प्लस 8, ये वैल्यू a का मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेके 9 तक हो सकता है। अब इसके बाद 36 में 10 से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन a जो है एक अंक की संख्या है, वो 1 से 9 के बीच में आएगी। तो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 8। b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। हमको क्या पूछा है, a प्लस बी का मान। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, 13। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a/2, 2a/3, a/4, 3a/5 की माध्यिका क्या है 6, a का मान कितना होगा। माध्यिका निकाली क्या जाती है, अगर किसी भी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सेट करेंगे, तो जो बीच का टर्म आता है वही उसकी माध्यिका हो जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पे टर्म देखा जाए तो एक विषम टर्म है, 5 टर्म है, तो 5 का बीच वाला जो टर्म है, थर्ड वाला टर्म ही उसकी माध्यिका होगा। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा a, फिर इसके बाद a/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5a। इसी तरह 2/3 को लिख सकते हो 0.66a, और बटे 4 को लिख सकते हो 0.25a, और 3/5 को लिख सकते हो आप 0.6a। तो सबसे छोटा टर्म अगर देखा जाए तो यहाँ पे बचेगा 0.25a वाला, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरा टर्म बचेगा 0.5 वाला, और थर्ड टर्म ही आपकी क्या होगी, 5 अंकों के सीरीज में थर्ड टर्म ही आपकी माध्यिका होती है। तो ये आपकी माध्यिका हो गई थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कितना है, 0.6a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है माध्यिका यहाँ पे, 6। a की वैल्यू आपको निकालनी, a की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 10। बस इतना ही आपको करना था। ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन इजी करवा देते हैं, बाकी इनको स्किप कर देंगे। यहाँ पे देखिए, कौन सी संख्या 1/2 से कम है। 1/2 ये संख्या क्या है, इसकी दुगनी है। ठीक, नीचे अगर संख्या ज़्यादा होगी तभी आपका इक्विवेलेंट कम होगा। तो 8 का दुगना क्या होता है, 16, और लेकिन यहाँ पे है 15, तो इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होगी। 11 की वैल्यू होती है 22, लेकिन यहाँ पे 21, इसका वैल्यू भी 0.5 से ज़्यादा होगा। 15 का दुगना होता है 30, लेकिन है यहाँ पे 31, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 0.5 से कम होगी। इसको टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक सीट है। मतलब आपको 36 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वाली एक आयताकार सीट दी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेट काट कर निकाल दी जाती है। एक 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की वृत्ताकार प्लेट यहाँ से काट के निकाल दी गई। यदि धात्विक सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जो भी बचा हुआ क्षेत्रफल है ये आपका एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टोटल एरिया में से जो वृत्त का एरिया घटा दें तो ये आपके एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। a उसकी भुजा होती है। तो उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई a की वैल्यू आपको पूछी है। ठीक,
तो आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। वो क्या है, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, 16 में 36 का गुणा करेंगे, 16 छक्के 96, फिर बचा 9, 16 3 48 और 9 कितना हो जाएगा 57। 576 में से घटा दो, फिर इसके बाद अंदर 3 जो है वृत्त है, तो इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई को आप लिख दो यहीं पे 22/7, 22/7। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 36, 16 और 4 को आप क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। टोटल जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 56। 56 में अगर 22/7 से कट करोगे तो 7 अठे 56, 22 अठे कितना हो जाएगा, 22 दहा में 220 में से 44 घटा दो तो 176 आएगा। तो 576 में से 22 गुणित्ते 8 कितना है 176। 576 में से 176 घटाओगे वो आपका ए स्क्वायर के बराबर आएगा। 576 माइनस 22 गुणित्ते 8 बराबर कितना है ए स्क्वायर। तो 576 22 गुणित्ते 8 कितना है 176, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 400। 400 की वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 20। ठीक, आपको वर्ग की एक भुजा पूछी थी, वो आ गई आपकी 20। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। एक निश्चित धनराशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपका 18% की दर से 1 साल 4 महीने, 1 साल 4 महीने मतलब 16 माह के लिए निवेशित किया गया है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाए तो आपको ब्याज निकालना है 8 मासिक में। तो मतलब कि एक साल 4 महीने में कितना, 16 में 2, 8 महीना के 2 हो जाएंगे। लेकिन आपको वार्षिक ब्याज कितना दिया है 18%, तो मतलब 12 महीने में आपको दिया है 18। तो आपको क्या निकालना है, 8 महीने में कितना हो जाएगा 18/12 गुणित्ते 8, ये आपका कट जाएगा कितने से, तो ये हो जाएगा 12, आपका कटेगा 3 से और ये बचेगा 2, 3 से कट जाएगा 2, 12%। हाँ 12। तो 8 मंथ वाला जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है कितना आया है 12% का। तो यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 है तो निवेशित धनराशि ज्ञात करिए। टी कितना है साइकिल आपका 2, तो 2 साइकिल में आपका CI कितना होता है, सक्सेसिव लगाएंगे, 12% का कितना आ जाएगा 12 + 12 और प्लस 12 गुणित्ते 12/100। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144, तो 25.44, 25.44% आपका ब्याज आ रहा है, जिसका मान दे रखा है 3816। 25% 44 की वैल्यू है 3816। आपको पूछा है धनराशि, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब इसको हम रफ करते हैं, आप ये याद रखिएगा 25 और 44। तो यहाँ लिखते हैं 25.44 की वैल्यू आपको दे रखी है 3816। ठीक, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। आप 100 से गुणा करके यहाँ पे 25 और 44 से भाग दे दो। ठीक, तो अब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 25 से काटोगे तो इसको आप कट करोगे तो सबसे पहले तो एक बार में जाएगा, एक बार में चला गया, फिर इसके बाद आप यहीं भाग ही दे लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा कभी कभी ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहिए। 25 44, तो ये हो जाएगा 25 44। ठीक, ये बचेगा कितना 2, और आपका 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और इसी तरह से 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा बचेगा, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, और आपका 3 में से 1। तो अब इसके बाद क्या है 25 और 44, तो 25 44 कितना हो जाएगा। अब ये अगर आप 5 से गुणा करोगे, क्योंकि 25 पचे कितना होता है 125, तो लगभग आपका चला जाएगा। हाँ, तो 5 से गुणा करोगे तो 2 7 2 1, हाँ 5 बार में चला गया, तो आपका ये कितना वैल्यू हो जाएगा 15 आ गया। यहाँ पे 0 बढ़ा लो। ठीक, यहाँ पे 2 अंक आप हटाए हो दशमलव का, तो यहाँ पे लगा लो 2 0 और। ठीक, यहाँ पे आया था 1.5।
टोटल ये कितना हो जाएगा, 15,000 आपकी राशि आ जाएगी। टोटल 15,000 राशि आ गया। बस आपको यहाँ पे भाग देना था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वैल्यू कितना आया है, 15,000। भाग लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी और उसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पे क्या दिया है, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो 7800 रुपये की धनराशि x% वार्षिक दर से, x आपको निकालना है यहाँ पे, x किस पे निकालोगे, वार्षिक पे, लेकिन आपकी गणना किस पे हो रही है, 8 मासिक चक्रवृद्धि पे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे टफ बनाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले हम 8 मासिक पे निकालें 8 मंथ का, फिर x निकालने के लिए फिर हम उसको 12 मंथ पे निकालें। 2 वर्ष में 10,381 हो जाता है। तो 2 वर्ष में 8 कितने टोटल महीने होते हैं, 24, 8 तरीके 24। 2 वर्ष में टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 साइकिल। 8 महीने के 3 साइकिल पे आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिला है, सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट अब कितना हो गया आपका, 10,381.8, और इसका प्रिंसिपल कितना है, 7800 हो गया है 10,308। अब इस पर ब्याज कितना मिला है, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 और ये हो जाएगा 8, और इसके बाद 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, और 9 में से जाएगा 2। ये आपका आ गया CI। अब इसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए इसके प्रिंसिपल से भाग दे देते हैं। 1 मिनट, 78 है ये, ठीक, 78 इंटू कितना हो गया, 100। 3 साल में, मतलब कि 3 साइकिल में, साल आप नहीं कह सकते हो CI में मैक्सिमम आप साइकिल कहो तो ज़्यादा बेटर होता है। 3 साइकिल में आपका इंटरेस्ट कितना बना है, उसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर देखा जाए 78 है, 78 को लगभग 80 के बराबर मान लो, तो 80, 8 तरीके 24, 3 बार के आसपास जाएगा। तो एक यहाँ पे 3 आ गया है, तो 33.1% आपका यहाँ पे आ जाएगा ब्याज। अब हमको पता है 33.1% है 3 साइकिल पे, तो एक साइकिल पे इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 10%, क्योंकि CI है, CI में सक्सेसिव से लगता है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अगर 3 बार का आ गया, 3 साल का, अगर 3 साइकिल का आ गया 33.1, तो एक साइकिल का ब्याज है आपका 10%। अब ये जो R आया है ये आपका 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पे है, लेकिन आपको X जो निकालना है वो है वार्षिक पे। तो 8 महीने पे आया है 10%, आपको X निकालना है वार्षिक पे, वार्षिक मतलब 12 महीने पे। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया था इसमें। 8 मंथ पे आपका कितना ब्याज आया था, 10%। आपको X कितने पे निकालना था, 12 मंथ पे। तो 12 मंथ पे कितना हो जाएगा, 10/8 गुणित 12, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3, 5, तो 15% हो जाएगा आपका X कितना आया है, 15%। अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट कर रहा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, फिर देखिए, फिर अब इसके बाद ब्याज की गणना फिर अर्धवार्षिक निकालना है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो समान धनराशि का X + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितना पेचीदा सवाल को बनाया था। तो यहाँ पे फिर अभी हमने X की वैल्यू निकाल ली है 15%, X + 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। अब आपको दोबारा क्या निकालना है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे। तो 1 साल का कितना है, 20, तो अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, 10-10 के 2 साइकिल, तो 10% बनाएंगे, फिर इसके बाद सक्सेसिव लगाएंगे, तो टोटल 2 साइकिल में कितना हो जाएगा, T = 2 पे ये ब्याज हो जाएगा 10 का 21%। अब आपका फाइनल, तो 7800 का 21% हमको फाइनली ब्याज निकालना है। तो 7800 का 21% कितना हो जाएगा, 7800 गुणित 21/100, ठीक है, परसेंटेज में फिर आप यहाँ भी 100 से गुणा कर सकते हो, ये कट गया। अब इसके बाद यहाँ यूनिट डिजिट देखो, तो ये कितना हो गया, 21, यहाँ पे है 1, 8, तो यहाँ पे 8 दिख रहा है आपको यूनिट डिजिट आंसर में, यहाँ से आप टिक करिए। बाकी आप गुणा करके भी देख सकते हो, 21 में 78 का आपका आएगा 1638 रुपये। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इन CI और SI वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लग रहा हो, तो इसकी हम प्रॉपर एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने CI और SI का लेवल 6 और लेवल 4 का पेपर जो हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन CI SI वाले आए थे उनको डिटेल में हम सॉल्व करा चुके हैं। तो आप वीडियो ख़त्म करने के बाद उसको भी देख सकते हो।
अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो। वहाँ हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा तेज चले हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब यहाँ पे आपका आ गया है एक चक्रीय चतुर्भुज वाला क्वेश्चन। तो इसमें हम थोड़ा आपका, ये देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा आपका बेस बना देते हैं। वैसे आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हमारा काम है एक बार बता देना। जैसे एक कोई जीवा है, जीवा अगर इसके परिधि पे कोई कोण बना रही है x, ठीक है, तो यही केंद्र पे कितना बनाएगी 2x। ये आप सबको पता होगा, लेकिन आप इसको यूज कैसे करोगे वहाँ पे आपका इतना दिमाग काम करना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी का यूज हमें कब करना है। और बाकी अगर कोई चतुर्भुज दिया है, ठीक है, चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का योग जो होता है 180 होता है। ये वाला x है और ये वाला y है, तो x प्लस वाई कितना होगा 80। अगर यहाँ पे आमने सामने के दो भुजाओं का अनुपात दिया है 11 संबंधे 7, 11 संबंधे 7, ये किसके बराबर है 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 7 कितना हो गया 18, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 10, तो ये हो जाएगा 110 संबंधे 70। आमने सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, का कोण कितना हो जाएगा 110 संबंधे 70। अब इसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, हम थोड़ा सा आपका बेस बनाए थे। यहाँ पे कहा है पी क्यू आर एस केंद्र ओ वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज को कभी भी आप स्क्वायर मत बना दीजिएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा बनाया जाए। अब ये भाई क्या हो गया इनको, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसमें दिया है मान लीजिए सर्किल का केंद्र है ओ। अब यहाँ पे एक आपको चतुर्भुज ज्ञात बना दीजिए, पी से क्यू आर टच होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला इस पॉइंट पे टच है, आप इसको वो मत मान के चलिएगा। तो ये है पी है, ये है क्यू है, ये आर है और ये है एस। अब इसके बाद क्या दिया है, कोण पी क्यू आर और कोण पी एस आर का अनुपात कितना है 11 संबंधे 7। आमने सामने के भुजाओं का तो कितना हो जाएगा 110 संबंधे 70। अभी हमने आपको बताया था, तो इसको हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 110, ये हो गया 110, ठीक। अब इसके बाद क्या बोला है, यदि पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, इसकी आमने दोनों भुजा बराबर है, एक कोण आपको पता है, तो सामने का कोण कितना हो जाएगा 110 में से 180 में 110 घटाओगे 70, तो 35 35 क्या बन जाएगा, दोनों साइड का आपका कोण बन जाएगा। ये कोण कितना है 35 डिग्री। अब इसके बाद आपको पूछा है कोण ओ पी क्यू ज्ञात करिए। ओ पी क्यू आपको यहाँ पे निकालना है, कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसीलिए हमने कहा था आप यहाँ पे कभी भी चक्रीय चतुर्भुज अगर कहा तो वहाँ पे आप स्क्वायर मत बना लीजिएगा। स्क्वायर बनाएंगे तो उसका ये वाला जो विकर्ण है ये डायरेक्ट आपके सेंटर चला जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन वहाँ से गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है ओ पी क्यू, तो ओ से पहले पी मिलाएंगे, फिर ओ से क्यू मिला दिए, ये वाला कोण आपको पूछ रखा है, ये वाले कोण का आपको मान। अगर ये वाला कोण पूछता सिर्फ ये वाला कोण, तो ये तो आपको 35 हो गया, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनाने के लिए इस वाले कोण का आपको मान पूछ लिया है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, अब ये कैसे निकलेगा, हमने आपको शुरुआत में एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कोई जीवा है वृत्त की, अगर उसके परिधि पे जो कोण बना रही है, ठीक है, परिधि पे अगर देखा जाए तो ये कोण कितना बना रही थी 35, तो इसके सेंटर पे ये कोण कितना बनाएगी, इसका ठीक दुगना, तो ये कोण कितना हो जाएगा 70, ठीक। अब ये दोनों क्या है, एक सर्किल का रेडियस, दोनों बराबर है, तो सामने वाला कोण भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर है। एक कोण पता है हमको 70, तो सामने वाले 180 में 70 घटाओगे 110, दोनों कितने हो जाएंगे 55, और ये भी हो जाएगा 55, ठीक। आपसे पूछा क्या था ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आओगे तो दोबारा से एक बार वीडियो स्टार्ट करिएगा बैक करके, वहाँ से एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पूरा एक एक स्टेप हम आपको समझा के चले हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एक बार आपको आंसर भी दिखा देते हैं, वरना कहोगे कि आप गलत बताए थे। तो यहाँ 55 डिग्री आपका आंसर आएगा। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इजी क्वेश्चन है, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, बेस दोनों का बराबर करना है। बेस अगर बराबर करोगे 81 को क्या लिख सकते हो, 3 के घाते 4 के पावर 0.16 इंटू 3 के पावर 0.36। चलिए इसको सॉल्व भी करा देते हैं, अब तो ही गया है। 3 के घाते 16 चौके 64.64 और इसको क्या लिख लोगे 0.36। तो ये 3 के घाते 1 आएगा। आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 3। टिक करिए, आगे चलिए। जो क्वेश्चन टफ है उसमें इस टाइम का यूटिलाइज। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी संख्या का 1/8, कोई संख्या है 42 के आधा, 42 का आधा कितना 21 से 12 कम है, उस संख्या का 1/4 आपको ज्ञात करना है। x की वैल्यू निकाल के x/4 आप ज्ञात कर लो। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 21 में से 12 जाएगा, बचेगा 9। x की वैल्यू हो गई आपकी 8 × 9 बटे की 4, 4 से कटेगा 2, 9 कितना हो जाएगा 18। 18 आपका आंसर आया। टिक करिए, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका k का वह अधिकतम मान जिसे 6 अंकों वाली संख्या है और आखिरी में आपका k दिया है, k के स्थान पर रखे जाने से यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। फिर आपको k का अधिकतम मान पूछा है। इस बात को आप जरूर नोटिस करिएगा, आपको अधिकतम मान पूछ रहा है कि मिनिमम मान पूछ रहा है। 6 कब कटेगा, जब कोई संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। 2 से कटने के लिए उसका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए इवन होना चाहिए। एक चीज़ तो हमको पता चल गया, k होगा जो है इवन होगा, प्लस अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सम देखते हैं, 2 4 6 3 9 1 10 2 12, 12 प्लस k 3 से कब कटेगा, ये हो जाएगा या तो 15 होगा या 18 होगा या 21 होगा या तो 24 होगा। ठीक, तो अगर 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, k की वैल्यू 3 आ गई। 3 क्या है, एक विषम संख्या, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। 6 क्या है आपका एक इवन नंबर, ये पॉसिबल है। इसके बाद अगला देखें 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 कितना होता है 21। तो 9 तो हो सकता है अधिकतम, लेकिन इवन वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 12 प्लस 9 नहीं होगा। ये वाला कंडीशन ही आपको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। 12 प्लस 6 आपको 18। तो k का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 6, क्योंकि 6 आपका इवन नंबर है, प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या भी है। इसके बाद 9 आएगा, वो हो जाएगा ऑड। तो k का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब इसको टिक करिए, आगे चलिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब 11, 15, 20 और 30 में से प्रत्येक में से k को घटाया जाता है तो इस क्रम से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। समानुपात मतलब 11 में से कोई संख्या घटाई जाती है, 15 में से कोई संख्या घटाई जाती है, तो 1 मिनट, 20 में से वही संख्या घटाई जाए और 30 में से वही संख्या घटाई जाए, तो ये आपका समानुपात में होगा। अगर यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालने बैठ गए तो यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण बनेगा। आप निकालते निकालते हो सकता है आप आधा पेपर ही पार कर जाओ। तो यहाँ पे आप सीधे रेंडमली वैल्यू रख सकते हो, x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक कुछ भी रख लो, तो वहाँ पे आपको चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका एक ट्रिक होता है, हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे करोगे अब जब आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे 11 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 4, 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो ठीक है, आप गुणा कर लो, 4 का 20 में गुणा कर लो और 10 का 11 में गुणा कर लो। तो यहाँ पे आएगा 110 माइनस कितना हो जाएगा 80 बटे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 और 10 और 4 के बीच का डिफरेंस 6। तो ये आपका हो जाएगा 30 बटे के 6, टोटल है 5। अगर हम सारे नंबर में से 5 को घटा दें तो आपका रेशियो समानुपात हो जाएगा। एक बार आपको हम प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। 11 में से 5 घटा लो और उसी तरह से 15 में से 5 घटा लो, उसी तरह से 20 में से 5 घटा लो और 30 में से 5 घटा लो। भाई गर्मी बहुत है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6 और इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसके बाद 20 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा
20 में से अगर आप 5 घटाओगे तो आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 25। तो यहाँ पे अगर कट करेंगे तो आप देख सकते हो 3/5, यहाँ भी 3/5, दोनों रेशियो समानुपात है, ये आ गया। तो के की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो कितना, 5। अब आपको पूछा है मध्यानुपात, मीन प्रपोर्शन क्या होता है। दो संख्या दी हुई है, उनका रूट जो होता है मीन प्रपोर्शन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दो संख्या कौन कौन सी है, 2k+2 और 3k²। 2k+2 ये होता है मीन प्रपोर्शन ए और बी, ये होता है मीन प्रपोर्शन। 2k+2 2 गुणित 5 प्लस 2 कितना हो गया 12 इंटू 3k², 3 गुणित 5 का स्क्वायर। तो 12 कैसे लिख सकते हो, 3 गुणित 4 लिख सकते हो, और 3 गुणित 4 तो बाहर कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, 6 6 5 30, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 30। तो मेन आपका खेल बस यहाँ पे था, ये आपको के कैसे फाइंड करोगे, ठीक, यही आपका मेन इसमें लॉजिक था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर पर 3 सही 1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। सिंपल आपका एसआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों के ब्याज के बीच का डिफरेंस निकाल लो, वो 1840 के बारे इक्वेट कर दो। इसके बाद आपको 100% की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली आप कर लो। 15% का कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 10/3। ये आप करोगे तो कितना आएगा, 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में ये आएगा 50%। सेकेंड वाला इसी तरह करोगे 12% इंटू 5 सही 1/2 को लिख सकते हो 11/2, 2 से काटोगे 6 बार में ये हो जाएगा 66%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 16%। तो 16% की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 1840। तो आपको निकालना है 100%, 100 से गुणा कर दो बटे 16 कर दो, ठीक। तो ये कटेगा एक बार में, फिर इसके बाद बचेगा 24, फिर एक बार में जाएगा, फिर बचेगा 8, 16 25 80, 5, तो 115 और 00 लगा लो, तो 11,500 रुपये आपका आ जाएगा। ये आपका मूलधन है। तो ये एसआई का क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला है। हाइट डिस्टेंस में आपको दो स्टैंडर्ड फार्मूला आप हमेशा याद रखो। अगर ये दिया है 30, ठीक, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी √3, और ये हो जाएगी 1, और ये हो जाएगी 2। 1 मिनट, गलत ही बता दिए भाई। 1030 कितना हो जाएगा, 1030 होता है लंब बटे काढ़, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1/3 L/A। L की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2, ठीक। पहला तो हो गया ये स्टैंडर्ड फार्मूला। ये स्टैंडर्ड फार्मूला क्या, अगर आपको डायरेक्ट आता है ट्रिक तो आप लगा सकते हो। 1030 कर लो, लंब बटे आधार होता है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो लंब आधार को नहीं पता है, आप लगा सकते हो परपेंडिकुलर और बेस। तो लाल बटे का हमें याद रहता है, तो 10 का हम डायरेक्ट फार्मूला L/A। L को इक्वेट किए हैं, 1030 होता है 1/√2। L अगर 1 है, बेस अगर √3 है, तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो इसका कर्ण आएगा 2। दूसरा वाला क्या है, अगर कोई एक मीनार से यहाँ पे 1 मिनट यहाँ बनाता है 60 डिग्री और यहाँ बनाएगा 30 डिग्री, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। मीनार की ऊंचाई हमेशा फिक्स होती है, तो ये वाला जो होता है ये आपका 1:2 में होता है। ये डिस्टेंस 1:2 में होता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। ये अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। इसको प्रूव भी हम कर सकते हैं, चलिए एक बार कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा टाइम जाएगा और कुछ नहीं। 1030 के बराबर क्या लिख सकते हो, अगर हम पूरी डिस्टेंस मान लें B2 और ये वाली डिस्टेंस मान लें B1, ठीक। B1 और B2 में रेशियो आप निकाल ले सकते हो। L हो जाएगा अपान 30 के लिए हमने क्या माना है B2। दोनों केस में L क्या है कांस्टेंट, तो L को इक्वेट करना है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 B2
बराबर कितना हो गया एल। एल का मान पहले बार में कितना आया 1/√3 b2। सेकेंड 1060 बराबर कितना होगा L/b1। 1060 कितना होता है √3 b1, ये L। दोनों केस में अब L L बराबर कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको हम रफ करते हैं 1/√3 b1 बराबर √3 b2। तो b1/b2 का रेशियो कितना आ गया 3:1। ठीक, यहीं से आपका आ गया। तो आप सिंपली याद रखो क्या, एक अगर 60 बना रहा है एक 30 बना रहा है ठीक एग्जाम में, तो ये हो जाएगा 2:1। बस आपको इतना याद रखना है, ये आपका फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण को देखता है और जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षण के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। तो कोई एक मीनार पे एक कोई प्रेक्षण बैठा है, सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है तो इसको दिखता है 30 डिग्री पे। फिर इसके बाद कहता है अब मीनार की ओर जा रही है, मतलब कि आपकी नाव इस डायरेक्शन में जा रही है। 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण क्या बन जाता है 60 डिग्री। ये है 10 मिनट। टोटल यहाँ पे टाइम कितना लगा है 10 मिनट, ये बन जाएगा 60 डिग्री। 30-60 का आपको दिख गया तो ये आप कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। 2:1 अभी हमने आपको बताया था 2:1। 1 मिनट हम 10 मिनट को ही ऊपर लिख देते हैं तो 2 और उसमें देखने में काफ़ी अच्छा रहता है। ये हो गया आपका 60, ये आपका रेशियो होता है 2:1 में। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2। 2 का मान कितना दिया है 10 मिनट। अब ये सही है। नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। नाव द्वारा तट पर पहुंचने में लगा कुल समय आपको ज्ञात करना है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 मिनट, बचे हुए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट का 10 है तो 1 का कितना हो जाएगा 5। कुल समय आपको पूछा है तो यहाँ तक पहुँचने में आपको 60 डिग्री तक 10 मिनट लग रहा है, तो बचे हुए 1 यूनिट पहुँचने में आपको 5 मिनट और लगेगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा 15 मिनट। ठीक, यहाँ से आपका आ गया। तो स्टैंडर्ड फार्मूला, अगर स्टैंडर्ड आपको फॉर्मेट याद है 30 और 60 का 2 संबंधी 1 का रेशियो बनता है, एल जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को थोड़ा तेज कर लोगे। बाकी अगर आपको नहीं भी पता है तो एग्ज़ाम हॉल में निकालोगे, थोड़ा आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, उसलिए आप इसको याद रखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो। 15 मिनट दिया हुआ था, 10 + 5। अगला क्वेश्चन है आपका एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 108 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। कोई एक त्रिभुज है, ठीक, अगर इसका ये है h तो इसका आधार है h + 6, तो इसका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है 2h h + 6 बराबर कितना है 108। अब यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो h² + 6h और ये 2 इधर से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 216, 216 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है h × h + 16 की। ठीक है, h × h + 16 की वैल्यू कितनी है 216। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हिट एंड ट्रायल लगा लो, आंसर को पुट करोगे, h की वैल्यू अगर आप 12 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मिनट, ये h + 16 नहीं है, h + 6 है, h + 6 है। तो h की वैल्यू अगर आप 12 पुट करोगे तो 12 गुणित कितना हो जाएगा 18। यूनिट डिजिट देखोगे तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, वैसे भी 18 दहा में 180 + 36 कितना हो जाएगा 216। तो 12 और 18 अगर पुट करते हो तो आपका आ गया। लेकिन आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, आप पहले ही पुट करोगे h की वैल्यू 12, आपको ऊपर दिखेगा 12, आप लगाओगे टिक 12 और वहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपको पूछा है आधार की लंबाई। आधार की लंबाई क्या है h + 6, 12 तो मेरा आया है ऊंचाई, तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 प्लस हमने माना था 12
और उसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 आपका यहाँ पे होगा, इसीलिए उसने टॉप पे दिया है 12। 12 आप पुट करेंगे, थोड़ी भी जल्दीबाजी दिखाया तो आपका सीधे यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। इस शिफ्ट में आपके 2 हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल की ओर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है आपको 30, ठीक। यहाँ से खड़े होकर किसी बच्चे को देख रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है 30, ठीक। अब आपको पूछा है मीनार के पद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। अभी हमने आपको बताया था 1030 कितना होता है 1/√3, ये होता है लंब बटे आधार। ये हिंदी मीडियम के लिए है और इसको इंग्लिश मीडियम वाले लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस। वहाँ से देख सकते हो लंब 1 यूनिट है तो आधार कितना है √3 यूनिट। लंब यहाँ पे 1 यूनिट है तो आधार है √3 यूनिट, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी है 30, तो आधार √3 वैल्यू की कितनी हो जाएगी, गुणित 30 करना पड़ेगा, आपका सीधे आंसर आ गया 30√3। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। स्टैंडर्ड फार्मूला हमने आपको बता दिया, आराम से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया क्या कॉन्सेप्ट लगा है, सीधा ये नहीं बताया कि आप इसको रट लो। कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं दोनों कंडीशन में 60-30 वाला। तो कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही उलझ गया है, तो आप उसको एक बार दोबारा सुनोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार पेन कॉपी पे भी उसको ड्रॉ कर लोगे तो, क्योंकि एक रटाना और कॉन्सेप्ट समझा के बताना दोनों में अंतर होता है। अगर आप कोई चीज़ डायरेक्ट रटते हो तो हो सकता है आप यहाँ लिख दो 2 संबंध 1, हो गया आपका कल्याण। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने में अच्छा रहता है। अगर आप कहीं फंस रहे हो तो डायरेक्ट थोड़ा टाइम देके कॉन्सेप्ट के साथ निकाल सकते हो। ये है 60, ये है 30, तो ये वाला आएगा 30 के साथ 2 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी आती है 3। तो अगर टोटल 3 से याद करोगे तो 2 1 कहीं भी हो सकता है, तो 2 संबंध 1 यहाँ हो जाएगा और ये इसकी हो जाएगी लंब की लंबाई क्या है सेम है। तो यहाँ पे आपका आ चुका है, ये वाला आंसर इसका आ गया 30√3। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, 2 संख्याओं का योगफल क्या दिया है 72। यदि उन संख्याओं का अनुपात है आपका 3/5, तो 2 संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर आपको ज्ञात करना है। सिंपली आपको दे रखा है 2 संख्याओं का योगफल, और अगर अनुपात आपको दे रखा है तो पहली संख्या होगी 3x, दूसरी संख्या होगी 5x, दोनों का योगफल दिया है आपको 72। 8x बराबर है आपका 72, x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 9, x की वैल्यू 9 हो गई। संख्या क्या हो गया 3, 3 गुणित 9 कितना हो गया 27 संबंधे, और दूसरी संख्या क्या हो गई, संबंधे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप डायरेक्ट गुणा कर रहे हो। दूसरी संख्या हो जाएगी 5 45। अब आपको पूछा है दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर, 45 - 27 कितना हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा, बचेगा 8, 18। 18 आपका आ गया, 18 आपका आंसर हो गया। टिक करिए, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत है आपका 48.2, पहली 10 संख्याओं का औसत है 47, अंतिम 12 संख्याओं का औसत है 49। तो यहाँ पे आपको 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन कल के शिफ्ट में भी हम करा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। अगर आप एक बार सॉल्व करिए, कोई डाउट है तो कल वाली मेरी वीडियो देखिए, उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या है औसत निकालना है। एक बार आपको ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले इनका सम निकालिए, 25 नंबर का सम निकाल लोगे, 25 गुणित 48.2 कर दो। फिर इसके बाद पहली 10 संख्याओं का सम निकाल लो, ठीक। 10 गुणित 47 470 हो जाएगा। फिर अंतिम 12 संख्याओं का सम निकाल लो, 12 गुणित 49 कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, इस पूरे संख्या में से जो 25 संख्याओं का सम है उसमें से इन दोनों को सम करके घटा दो। घटाने पे जो वैल्यू आएगी वो समेसन ऑफ 3 नंबर का होगा, क्योंकि 10 12 कितना हो गया, 10 12 हो गया 22, और टोटल नंबर कितने हैं 25। तो अगर हमको 25 नंबरों का सम पता है, उसमें से 22 नंबरों के सम को घटाएंगे तो टोटल जो सम आएगा 3 नंबरों का सम आएगा। 3 नंबरों का सम में
आप करोगे 58 और 69, तीनों को ऐड करके टोटल कितने नंबर हो गए? 3 तो पहले से थे, 2 और ऐड हो गए, 5 से भाग दे दोगे, आपका क्या आ जाएगा? औसत। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेथड आपको बता चुके हैं, एक बार आप ट्राई करिए, नहीं आता है दोबारा मेरी वीडियो पहली वाली देख लीजिए, उसमें हमने सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, तो इसको हम सॉल्व करा देते हैं। ए और बी किसी कार्य को करने के लिए 18,750 में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक ठेका लिए हैं 18,750 में। ए इस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में। बी इसी कार्य को कर लेगा आपका 30 दिन में। ठीक। सी की सहायता से वे इस कार्य को 8 दिन में पूर्ण करते हैं। सी की सहायता से वे मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 8 दिन में कर लेते हैं। तीनों का रेशियो सबसे पहले निकालो, आएगा 120, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15, 8 120, तो ये हो जाएगा 15। अब सबसे पहले सी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 15, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 10, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 5। तीनों की इफिशियंसी आ गई 6, 4 और 5। तो सी को उसके कार्य के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए? अब इजी हो गया, 6 संबंधे 4 संबंधे 5, तीनों का अनुपात क्या हो गया? 6 संबंधे 4 संबंधे 5। अब इसको हम रफ करते हैं, यहाँ तक तो आ गया। 6 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात का मान कितना है? 18,750। ठीक। आपको सी का पूछा है ना, तो सी के लिए आप क्या करोगे? 18,705 बटे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 4 10 और 5 कितना हो गया? 15 गुणित 5। 5 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा और 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू 6, 3 छक्का 18, 3 दूनी की 6, 3 पचे 15, 6,250 रुपये। तो सी को कितना मिलेगा? 6,250 रुपये सी का हिस्सा हो जाएगा। अगर आपका ए का पूछेगा तो यहाँ पे आप 6 से गुणा कर दोगे, बी का पूछेगा तो यहाँ आप 4 से गुणा कर दोगे, सी का पूछा तो आपने यहाँ से 5 का गुणा किया है। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, आंसर 3 है 6,250 रुपये। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेक्षण में एक निश्चित संख्या का माध्य कितना है? 12 है। यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो निकाला गया प्रेक्षण आपको ज्ञात करना है। कोई भी प्रेक्षण है, उसका माध्य अगर 12 है, अगर उसमें से आप 11 निकालोगे तो आपका माध्य कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और अगर उसमें से 13 निकालोगे तो आपका माध्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको माध्य क्या है? अपरिवर्तित रहना है। अपरिवर्तित रखने के लिए आपको 12 ही निकालना पड़ेगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड ये आखिरी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इसे कराना चाहिए वो हम आपको करा चुके हैं। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हम पहले आपके पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं, उन क्वेश्चन को हम स्किप भी किए हैं ताकि आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके। तो आप ये देखोगे एक डीआई का क्वेश्चन है। तो इस बार वाले शिफ्ट में क्या है, सारे बैच में आपका एक एक डीआई का क्वेश्चन आया है। तो ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या के कितने % अधिक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लोगे। 2001 में बैच 2 में कितने हैं? 144, और 2005 में अगर देखोगे 2005 के बैच 5 में 90 लोग हैं। कितने अधिक हो गए? 90 कर लो। अब ये अब माइनस कर लोगे, इसमें से कितना बचेगा? 4, 14 में से अगर 9 ले जाओगे तो आपका बचेगा 5 और ये हो जाएगा 9, तो ये आपका हो जाएगा 6 बार में चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 60% अधिक है। तो जितने क्वेश्चन हमको लग रहे थे इम्पॉर्टेंट है और थोड़े अलग टाइप के हैं, उनको हम सॉल्व करा दिए हैं। बाकी जिसको लग रहा है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया है, उन सबको स्किप कर दिया है ताकि आपका टाइम बचे। अब क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में 2 से 3 घंटे का लेक्चर लिया जाए। अब टाइम काफ़ी कम है, जल्दी से जल्दी रिवाइज करिए। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा।
और चैनल पे नए हो या पुराने हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।